नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। और महादेवी वर्मा जी इसमें उस समय जो महिलाओं के साथ जो रवैया होता था वो सारी चीजें बता रही हैं और अपने छात्रावास के दिनों के बारे में बता रही हैं। और ये चैप्टर जैसे कि हमें पता है, हमने अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ भी लिया है कि जो महादेवी वर्मा जी की जो सहेली उसमें रही थी जब वो छात्रावास में गई, वो थी सुभद्रा कुमारी जी, जो एक कवित्री हैं। इनकी भी आपने बहुत सारी कविताएं अभी तक अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिकाओं में पढ़ी होगी, नहीं तो आप आगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिकाओं में इनकी कविताएं पढ़ेंगे। तो किस तरह से महादेवी वर्मा जी इस पाठ में बता रही हैं कि जो उनका कॉलेज था, जहां पर उनका छात्रावास था, वहां पर देश के अलग अलग कोनों से आई हुई जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो रहती थी, जो अलग अलग भाषाओं से संबंध रखती थी, अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखती थी। लेकिन फिर भी वहां पर जब वो साथ में रहते थे तो वो एक ही मैस में खाना खाया करते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिलकर वहां पर रहते थे। तो आज ही भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लेखिका ने हमें बताया कि उस समय उन्होंने ये बताया कि उन्हें सांप्रदायिकता कहीं पर ज्यादा नहीं दिखी थी उस समय, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो अवध की लड़कियां थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो अवध की लड़कियां थी वो आपस में अवधी बोलती थी, जो बुंदेलखंड से आती थी वो बुंदेलखंडी बोलती थी, और कोई भी अंतर इनमें नहीं आता था। और लेखिका कहती है हम हिंदी पढ़ते थे और उर्दू भी हमें पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम सब अपनी अपनी भाषा बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब वो आपस में बात करते थे तो वो आपस में सब अपनी अपनी भाषा ही बोलते थे। और बताती हैं कि हम एक मैश में खाना खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे और कोई विवाद नहीं होता था। फिर लेखिका बताती हैं, जब मैं विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चला आ रहा है। लेखिका कहती है कि जब वो अपने स्कूल के छात्रावास से बाहर निकली तो उसके बाद उनके बचपन का वही क्रम चलता अभी तक आ रहा है, जो कि वही क्रम चला जो कि आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं, और ये कभी कभी की बात ही नहीं, अक्सर ऐसा होता है, यानी कि ज्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीजें, जो अच्छी बातें या बुरी बातें, कोई भी चीजें जो बच्चे बचपन में एक बार सीख लेते हैं तो क्या होता है कि वो बड़े होने तक उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, उन चीजों को वो अपने जीवन में आगे लेकर जाते हैं। तो लेखिका बचपन का एक और संस्कार था कि हम जहां रहते वहां जवारा के नवाब रहते थे, यानी कि नवाबी, उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। अब लेखिका अपने बचपन के एक और संस्कार की बात बता रही हैं कि हम जहां पर रहते थे वहां पर जवारा के नवाब भी रहते थे और उनकी नवाबियत जो है वो छिन चुकी थी और वो बेचारे अब एक बंगले में रहते थे। और उसी कंपाउंड में, उस बंगले के कंपाउंड में आसपास हम भी रहते थे। और बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, जो वहां पर बेगम साहिबा होंगी नवाब जी की, तो वो कहती थी कि हमको ताई कहो। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी कॉलोनी में जाते हैं, अगर हम वहां पर नए बसे हैं तो धीरे धीरे हमारी वहां आसपास के लोगों के साथ मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, और कई बार हमारे जो रिश्ते होते हैं वो मन से भी जुड़ जाते हैं। हम किसी को ताई, किसी को चाची, किसी को बुआ, किसी को दीदी कहने लगते हैं। तो बिल्कुल वही यहाँ पर लेखिका के साथ उनके बचपन में भी हुआ। उनकी जो उनके कंपाउंड में रहने वाली जो बेगम साहिबा थी वो उनको कहती थी कि हमको ताई कहो, तो हम लोग उनको ताई साहिबा
कहते थे और उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। यानी कि लेखिका कहती हैं कि उनका आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा एक रिश्ता बन गया था। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, क्योंकि वो नवाब थी। फिर भी वो लेखिका कहती है कि उनका एक बेटा था, वो कहती थी कि इसको तुम राखी बांधो, क्योंकि बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। तो इस तरह के एक नवाब होकर भी उनके अंदर इतनी सारी चीजें थी, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई, कि वो लेखिका को राखी बांधने के लिए कहती थी। अपने बेटे को कहती थी कि बहनों को अपने भाई को राखी जरूर बांधनी चाहिए। और जिस दिन राखी का दिन होता था तो वो अपने बेटे को एक बूंद पानी तक की भी नहीं देती थी। कहती थी कि जब तक बहन भाई को राखी बांध कर ना चली जाए तो भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी कि बिना भोजन के रहना चाहिए। और बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। और फिर वो बार बार कहलवाती थी उससे कि भाई भूखा बैठा है राखी बांधने के लिए, बंधवाने के लिए। तो लेखिका कहती है कि फिर हम जाते थे और हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। और लेखिका कहती है कि जब हम वहां पर राखी बांधने उनको जाया करते थे तो उनको तोहफे में लहरिये या फिर कुछ और मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। लेखिका कहती हैं कि जब मुहर्रम आता था, ईद आती थी, तो उनके लिए जब हरे रंग के कपड़े बनते थे तो हमारे लिए भी हरे रंग के कपड़े बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहां। तो लेखिका बताती हैं कि वहां पर फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ। तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखे। तो अब लेखिका कहती है कि जब उनका भाई हुआ तो एक तरीके से उनका जो एक रिश्ता था नवाब साहब और उनकी फैमिली के साथ, वो बिल्कुल एक फैमिलियर हो गया था, एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ गया था, जिसमें ना तो किसी जाति धर्म ना किसी और चीज की बाउंडेशन थी। तो लेखिका कहती है जब मेरे यहाँ एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो कि मेरा नेग ठीक करके रखो, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई और हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है और मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। देखिए, उन्होंने लेखिका की जो माँ के पास वे गईं और उन्होंने कहा कि जिनके ताई या चाची नहीं होते तो वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो ये 6 महीने तक ताई चाची ही इन्हें कपड़े पहनाती हैं। तो फिर वो कहती है कि मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लेके आई हूँ और ये सुंदर है और आज से इसकी मेरी तरफ से इसका नाम मनमोहन होगा। तो लेखिका यहाँ पर बताती है कि वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अपने भाई के बारे में बता रही है कि जो आज मनमोहन नाम रखा गया है, वही मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। तो इस तरह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि नाम उनका किसी और ने रखा था और वही नाम उनका आगे चलकर इतना प्रसिद्धि पा गया, इतने ऊंचे ऊंचे स्थानों पर रहा। तो लेखिका यहाँ पर एक तरीके से उनका कहना है कि जो उन्होंने अपने परिवार के साथ रहकर जो सीखा,
अपने परिवार के साथ रहकर अपने जो संस्कार सीखे, उसी से उनका परिवार इतना आज फला फूला हुआ है। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। लेखिका कहती है जो ताई साहिबा है, उनके यहाँ हिंदी भी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, लेकिन अपने घर पर वो अवधी बोलते थे। और वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। और आज की स्थिति को देखकर लगता है कि जैसे वह सपना था। आज की जो स्थिति है लोगों में, खास तौर पर धर्म के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति, तो उस स्थिति को देखकर जब जो लेखिका अपने बचपन की बात हमारे साथ सांच पर यहाँ पर शेयर कर रही हैं, हमें बता रही हैं, तो लेखिका कहती हैं कि उस समय की इस घटना को अगर मैं याद करूं और आज की स्थिति को देखूं, तो ऐसा मुझे लगता है जैसे वह सपना ही था और आज वह सपना कहीं खो गया है। यानी कि आज वो सपना कहीं खो गया है, वो एक सपना था आज जो कहीं खो गया है। और बताती है कि शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। जो सपना लेखिका ने अपने बचपन की घटना के द्वारा बताया कि इस तरह की घटना उनके बचपन में हुई और इस तरह के संस्कार उनके परिवार ने उनको सिखाए थे, तो लेखिका कहती हैं कि आज अगर वो सपना सत्य हो जाता, अगर, क्योंकि ये सपना तो कहीं खो गया है, अगर आज ये सपना सत्य हो जाता तो शायद भारत की कथा कुछ और होती। भारत का जो आज वर्तमान है शायद ये कुछ और होता। इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया मेरे बचपन के दिन कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छे से हमने इस पाठ को पढ़ा है। तो अब हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करने के लिए हमें, क्योंकि हम एक बार हर प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उसका उत्तर ढूंढेंगे, तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आप में से किसी बच्चे का ये चैप्टर पिछले सेशन में छूट गया था, कोई बच्चा इस चैप्टर को पिछले सेशन में नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया, तो जब अभी हम इसके आंसर जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि चैप्टर आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको इस पाठ को परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ना है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इनके प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। तो आपके पाठ से जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जब मैं उत्पन्न हुई थी तो मुझे बहुत ज्यादा खातिर मिली, मुझे बहुत ज्यादा सम्मान मिला और मुझे वो सारी चीजें नहीं सहनी पड़ी जो अन्य लड़कियों को सहनी पड़ती थी। तो सबसे पहले तो इसका कारण ये था कि लेखिका के घर में जो बेटी पैदा हुई थी वो 200 वर्षों के बाद पैदा हुई थी। लेखिका कहती हैं कि मेरे घर में जो बेटी पैदा हुई थी तो वो मेरे रूप में 200 वर्षों के बाद हुई थी। तो इसीलिए वहां पर जब लेखिका आई तो उनको बहुत सारा सम्मान मिला, बहुत सारा प्यार मिला। और ज्यादातर क्या होता था कि लेखिका को उतनी सारी चीजें, उनकी सारी जिदें पूरी की जाती थी और उनके जो दादा साहिब थे वो उन्हें वेदिता बनाना चाहते थे, यानी कि वेदुषी बनाना चाहते थे, एक बहुत पढ़ा लिखाना चाहते थे। तो लेखिका अब यहाँ पर कहना चाहती है कि वो सारी चीजें मुझे नहीं सहनी पड़ी जो अन्य लड़कियों को सहनी पड़ती थी। तो ऐसा क्या था कि उस टाइम पे अन्य लड़कियों को इतना क्यों सहना पड़ता था? तो इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए। देखिए क्या पता लगाना है आपने कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, और दूसरा आपको लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की कैसी परिस्थितियां हैं ये आपने बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उस समय के लड़कियों की दशा कैसी थी उस समय हम पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर में हमने पढ़ा
कि उस समय लड़कियों की जो स्थिति थी वो बच्चों अत्यंत दयनीय थी। उस समय का जो समाज था वो कैसा था? पुरुष प्रधान था, यानी कि जब लड़की का जन्म होता था तो उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। तो एक जो रेशियो होता है लड़कियों का और लड़कों का वो बहुत कम था। लड़कियों का बहुत कम लड़कियां उस समय पर हुआ करती थी क्योंकि उनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। और पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था और इसके कारण समाज में बहुत ज्यादा क्या था कि दहेज प्रथा भी उस समय पर बहुत थी। और उन्हें कमरे में बंद करके, लड़कियों को, जो लड़कियां अगर पैदा हो भी जाती थी तो उनको कमरे में बंद करके चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। और दूसरी सबसे मेन बात, जैसे कि लेखिका ने बताया कि उस समय शिक्षा पाने का अधिकार केवल लड़कों को ही ज्यादा था, यानी कि कुछ छुटपुट लड़कियां ही थी जो शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। ज्यादातर जो आम लोग थे उनमें शिक्षा ग्रहण का अधिकार केवल लड़कों का ही था। लड़कियां, और जो लड़कियां शिक्षित थी उनकी संख्या भी बहुत गिनी चुनी थी और ऐसी लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही कठिन भी उस समय पर लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना था। तो इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां थी जिससे लड़कियों की दशा कैसी थी इसका आप उत्तर दे सकते हैं। इस पाठ में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें पढ़ी है। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थिति है? देखिए, ये तो बिल्कुल एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको दिया गया है कि आज के संबंध में कैसी परिस्थितियां हैं। तो अगर हम ऊपर वाला प्रश्न देखें और नीचे वाले प्रश्न का उत्तर अगर हम दें तो हम कह सकते हैं आज के समय में लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां थोड़ी सी बदल गई है, थोड़ी सी चेंज हो गई है। लोग अब शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज है जो लोगों को जागरूक करती है किसी भी चीज के बारे में, तो शिक्षा के माध्यम से लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं और लड़का लड़की का जो अंतर समाज में था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और आज लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है और लड़कियों के साथ जो एक बात है कि लड़कियों के साथ होने वाला जो भेदभाव है वो अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है, लेकिन काफी हद तक कम हो गया है। जो पढ़े लिखे परिवार से लोग आते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, जो सजग लोग होते हैं, जो जागरूक लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, वो आज अपनी बेटियों को किसी से भी कम नहीं समझते हैं। आज आप देखिए हमारे देश में ही हर क्षेत्र में आपको महिलाएं काम करती हुई दिखाई देंगी। तो ये किसका असर है? ये शिक्षा का ही असर है कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और उसी के कारण आज बेटियां हर एक मुकाम को छू रही है। ऊंचे से ऊंचे पद पर महिलाएं या आज के दिन पर बैठी हुई है। तो इस तरह लड़कियों के जन्म के संबंध में भी आजकल की जो स्थितियां हैं वो काफी हद तक बदल गई हैं, यानी कि लोग इतना ज्यादा, जैसे कि पहले के समय में था कि या तो लड़की को पैदा ही नहीं होने दिया जाता था या फिर पैदा होते ही उसको मार दिया जाता था, लेकिन आज के समय में काफी हद तक इस चीज के लिए लोगों की सोच बदल चुकी है। लोग खुश होते हैं जब उनके घर में एक कन्या रत्न का जन्म होता है। तो इस तरह से आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी? तो लेखिका ने आपको यहाँ पर बताया था कि लेखिका की जो ज्यादा रुचि थी वो हिंदी भाषा में थी। वो उर्दू और फारसी सीखने में उनको ज्यादा रुचि नहीं थी। तो किसी भी चीज में अगर हमें रुचि कम हो तो बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाता है। तो बचपन में ही लेखिका की रुचि उर्दू और फारसी में कम थी, जिस कारण जब लेखिका को जो मौलवी साहब थे वो उर्दू पढ़ाने जब आया करते थे तो लेखिका उनसे नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि लेखिका को बिल्कुल भी इसमें रुचि नहीं थी। तो इसी कारण वो उर्दू और फारसी नहीं सीख पाई थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इस
पाठ में लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताओं का उल्लेख किया है। हमने पाठ को पढ़ा, लेखिका ने बताया कि उनकी जो फैमिली थी वहां पर ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती थी, हिंदी का इतना ज्यादा चलन नहीं था, और दूसरी जो उनकी मदर टंग जो भाषा होगी उसको बोला जाता था, लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता था। लेकिन लेखिका कहती है कि उनकी जो माता थी वो अपने साथ हिंदी भाषा को लेकर आई थी, और उनकी माता अच्छे संस्कारों वाली महिला थी, और वो धार्मिक स्वभाव की महिला थी, यानी कि पूजा पाठ किया करती थी, और गीता का पाठ, भगवत गीता जो था उनकी पसंदीदा पुस्तक थी, पसंदीदा पुस्तक उनकी थी जिसको वो पढ़ना पसंद करती थी। और दूसरा, वो ईश्वर में बहुत ही ज्यादा आस्था रखती थी, और सुबह शाम अपने घर पर भजन गाया करती थी, और सवेरे के समय का उनका भजन होता था, कृपा निधान पंछी बन बोले, और इन पदों को वो सुबह और शाम को गाया करती थी, और अक्सर वो मीरा के पदों को गुनगुनाया करती थी, और वे मीरा के पद लिखा भी करती थी। और अब लेखिका ने भी, क्योंकि लेखिका की जो माता थी उनका प्रेम हिंदी भाषा के प्रति ज्यादा था, और इसीलिए लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन और गायन के शौक का वर्णन भी इस पाठ में किया है। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि वो हिंदी भाषा को जानने वाली थी, और दूसरी बात कि उन्हें संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। लेखिका की जो माता जी थी उनको संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। तो इन्हीं दोनों चीजों का प्रभाव, जैसे कि उन्होंने बताया वो अपनी माँ के साथ पूजा पाठ किया करती थी, तो इन्हीं दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी वर्मा जी पर भी पड़ा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इस प्रश्न को डिस्कस यहाँ पर किया है, इस प्रश्न के बारे में पढ़ा है कि उनकी फैमिली के जो जवारा के जो नवाब थे उनके साथ जो पारिवारिक संबंध थे उनको लेखिका ने एक स्वप्न जैसा बताया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों उनको ऐसा कहा गया है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि पहले के समय में क्या था, पहले के समय में ज्यादातर, देखिए, जवारा के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे और लेखिका हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। तो लेखिका ने आज के संदर्भ में इसे स्वप्न जैसा इसीलिए कहा है क्योंकि पहले के समय में हिंदू मुस्लिम में इतना ज्यादा भेदभाव नहीं किया जाता था, और हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के बाद कुछ जो ये पश्चात हिंदू और मुस्लिम के संबंधों में कुछ बदलाव आया, कुछ परिवर्तन आया, कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में बन गई कि हिंदू और मुस्लिम लोग जो है वो आपस में उनकी थोड़ा सा कम बॉन्डिंग होने लगी, और जो हमारा पाकिस्तान है वो मुस्लिम प्रधान देश के रूप में अपना प्रतिष्ठित हुआ, और हिंदू जो है, जो हिंदुस्तान है, भारत है, वो हिंदुओं का यहाँ पर ज्यादा वर्चस्व रहा। तो ऐसी परिस्थिति में दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना एक स्वप्न के समान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर लेखिका ने कहा कि आज के समय में जब परिस्थितियां इतनी ज्यादा बदल गई है, थोड़ा सा धर्म के प्रति लोगों का थोड़ा नजरिया जो है वो बहुत अच्छी तरह से आज नहीं बदला हुआ है आज भी, तो आज के समय में ये सारी चीजें थोड़ा सा स्वप्न जैसा लगता है। लेकिन फिर भी कई जगहों पर आप देखेंगे जहां पर ऐसी स्थिति होती है कि लोग आज भी साथ में रहते हैं, बोलते हैं, साथ में त्योहार मनाते हैं, सब कुछ जो इंडियन जो फेस्टिवल होते हैं वो मनाते हैं क्योंकि वो भारत में रहते हैं अब। तो ऐसी पूरी तरह से इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जिस तरह की चीजें लेखिका बता रही हैं वो सच में एक स्वप्न जैसा कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमारे इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जीआईसी भवान, अगर आप मुझे सुन सकते हैं हैंड रेज कीजिए। यस, वेरी गुड,
वेरी गुड। गुड आफ्टरनून मैम। यस, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। तो आपको पता है ये आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? मैम 9th। यस, तो अभी आपको पता होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? जी। यस, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको आपकी हिंदी की जो भी आपकी दोनों पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, इसमें अगर आपको दोनों पाठ्य पुस्तिकाओं के किसी पाठ से, किसी भी चैप्टर से या हिंदी व्याकरण में अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो कोई अगर आपको प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है मैम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको हिंदी में किसी भी पार्ट से, किसी भी टॉपिक से या हिंदी व्याकरण के किसी भी टॉपिक से? बिल्कुल भी डरने की, झिझकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके अध्यापक आपके पास बैठे हैं, बिल्कुल हम भी इसी तरह आपके साथ हैं, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए। जी मैम। तो आपको आपकी क्लासेस में इंटरेस्ट आ रहा है? जी मैम। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आज के चैप्टर को आप घर पर रिवाइज कीजिए और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।